अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू शो जी। जो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जो कश्मीर को लेकर है, बेसिकली पहलगाम हुआ तो वहाँ जब ये अटैक हो रहा था तो वहाँ कश्मीरियों ने अपनी जानें भी पेश की। जब वहाँ से लोगों को एवैक्यूएट कर रहे थे तो हॉस्पिटल्स में जो इंजर्ड थे उनको खून तक भी दिया। और जब वहाँ की रियासत ने अनाउंस किया कि सारे टूरिस्ट जो है उन्हें वापस भेज दिया जाए, तो वहाँ लोकल्स ही थे जो ये सारे ऑपरेशंस को देख रहे थे और हॉस्पिटल्स में जाके उन्हें खून दे रहे थे, जो इंजर्ड थे उन्हें हॉस्पिटल्स तक पहुंचा रहे थे। तो ये सारा मामला, लेकिन वहां जो रियासती जबर जारी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और रियासती जबर का ये आलम है वहां के कोई इलाका नहीं बचा जहां से कश्मीरियों को, कश्मीरी बच्चों को, मजदूरों को, जो आपके कश्मीरी दिल्ली में मौजूद हैं, बॉम्बे में मौजूद हैं, अलीगढ़ में और दीगर रियासतों में जहां जहां भी मौजूद है, उन्हें पकड़ के उन्हें या शहीद कर दिया जाता है या उन्हें 5000 कश्मीरी जो हैं वो कम से कम वो उठा लिए गए हैं रियासत की जानिब से। और तकरीबन 36 जो रायशी मकान है वो मस्मार किए जा चुके हैं और तकरीबन 5000 तक लोग जो हैं वो इन्हें अरेस्ट किया जा चुका है। एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप पहलगाम होने से एक दिन पहले तक कश्मीर के हालात जरा देखे क्या थे। अभी पहलगाम नहीं हुआ तो एक दिन रहता है, तो एक दिन पहले तक वहां 35A मौतल था, वहां 370 मौतल था। इसका मतलब यह निकलता है सीधा सीधा कि वहां जो कश्मीरी हैं उनकी प्रोटेक्शन नहीं है। उससे क्या मुराद है कि वो उनके कारोबार छीने जाएं, वहां लोगों के लाखों के जाली डोमिसाइल बनाए जाएं, वो जाली डोमिसाइल बना के उनको वोट का राइट भी दिया जाए, वो वहां आए और वहां आके अपनी मर्जी के वहां मकानात भी खरीदें, उनका कारोबार भी हथियाया जाए। तो ये सारा सिलसिला वहां जारी था। एक तो ये मामला है। और दूसरा आप ये देखिए कि मीर वाइज उमर फारूक 2019 से वहां नजरबंद हैं, जो कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सरबराह हैं। उन्हें सिर्फ 2 दिन के लिए नजरबंदी से रिलीफ थोड़ा किया गया, रिहा किया गया पिछले जुमातुल मुबारक में और इस जुमे को जो फ्राइडे गुजरा है। और वो श्रीनगर जाके उन्होंने जामिया मस्जिद में उन्होंने पहलगाम वाक़े को सबसे ज्यादा कंडेम किया और वहां सिर्फ जुमा पढ़ाया। ये 2019 के बाद की नजरबंदी का जो आलम है। मसरत आलम भट्ट साहब जो हैं वो सैयद अली गिलानी ग्रुप के सरबराह, वो नजरबंद है। आसिया अंद्राबी साहिबा जो हैं दुख्तरान मिल्लत की सरबराह, वो वहां नजरबंद है। यासिन मलिक साहब, उन्हें खुदा न खास्ता फांसी का खतरा है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो सरबराह हैं वो वहां नजरबंद हैं। और ये वो सारा, अब पहलगाम के इन सारे मामलात को आप जरा लिंक कीजिए। वहां के रॉ चीफ जो साबिक थे SK दुलत साहब, जिन्होंने दुरानी साहब के साथ मिलकर किताब भी लिखी, उन्होंने BBC से बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो आप दिल्ली में, बॉम्बे में, अलीगढ़ में, दीगर रियासतों में कश्मीरी लोगों को उठाते हैं और उन्हें शहीद कर रहे हैं, तो ये खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। एक तो ये सूरत हाल है। अब वहां कश्मीरी जो जबर था, जो कश्मीर की सारी हैयत चेंज करने के दर पे था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि आप 20 साल बाद, 25 साल बाद पूरी दुनिया को कहेंगे कि आप बैठिए, कश्मीर के मुद्दे पे बैठिए, और जो पाकिस्तान का नैरेटिव है उसी को लेकर हम बैठते हैं और यहां रेफरेंडम करवा देते हैं। और कश्मीर के अंदर ही कश्मीरी आबादी जो है वो वहां नहीं रही होगी। कश्मीर के अंदर कश्मीरियों की अक्सरियत जो है वो कंप्रोमाइज हो चुकी होगी। तो ये बेसिकली डिजाइन था मोदी सरकार का, जो जिसके अंदर से गुब्बारे में से हवा निकल गई। अब G7 का जब आपने एक्सपो वहां करवाया, तो G7 के एक्सपो में भी आपने श्रीनगर में भी उसका एक्सपो रखा ताकि लोगों को बता सकें कि 2 करोड़ से ज्यादा सियाहत वहां हुई है। लेकिन वो सारी चीजें जो हैं वो ना चल सकी, जो अहम तरीन मुद्दा है। दूसरा, RJD जो है वहां, राष्ट्रीय जनता दल जो है, ये पार्टी ने क्या किया वहां बिहार में, चूंकि ये दलत को देखती है, वो सारी जातें जो वहां मिनॉरिटी गिनी जाती हैं या कम गिनी जाती हैं, हमारा तो खैर ये ईमान ही नहीं है ना इसका हिस्सा है, तो उनके जो सरबराह हैं वहां के जो सारे मामला देखते हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि मोदी सरकार जो है जो हथकंडे अपना रही है उसमें वो एक तरफ तो रियासत को बता रही है कि हमारे साथ पहलगाम हो गया और मातम कुनाह है रियासत सारी, दूसरी तरफ वो 36 घंटे के अंदर अंदर बिहार चले जाते हैं, फर्स्ट अपीयरेंस वहां देते हैं और वहां जाके वोट मांगते हैं। ये द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो ये बता रहा है। और ये लालू प्रसाद यादव जो है ये उनकी बेसिकली पार्टी है और वो तो खुद बिहार के CM थे। और उन पर आपको याद है फोटो स्कैम जब हुआ 940 करोड़ का, तो वो फिर वहां से हटे और ये अपनी पार्टी 1997 में इस पार्टी की बुनियाद रखी, जिसको आप पीपल्स पार्टी कहते हैं, वहां की नेशनल पीपल्स पार्टी है ये। तो वो ये कह रही है। इन सारे मौजूआत पर हम बात करेंगे और इन सारे मौजूआत पर डिस्कस करेंगे कि असल जो मुद्दा है वो तो कश्मीर का मुद्दा है बेसिकली, और उस मुद्दे से कैसे हटा जा सकता है।
दफ्तर खारजा की जानिब से बड़ा कैटेगोरिकली बयान आया। उन्होंने कहा कि भाई आप जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं करेंगे वहाँ मामला होते रहेंगे। पहलगाम अगर आप होता है तो वहाँ आप कश्मीरियों पे उंगली उठा रहे हैं, उन्हें ढूंढ ढूंढ के कत्ल कर रहे हैं, उन्हें शहीद किया जा रहा है, रियासती जबर का उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और वहाँ की जितनी भी वो फोर्सेस जो आज़ादी की जंग लड़ रही हैं वो कहती हैं कि हमारा तो लेना देना नहीं इस तरह के मामला से, ना हम निहत्तों को मारते हैं। और बुरहानुद्दीन वानी से आप शुरू करें और इस तरह के जितने भी वहाँ के शोहदा हैं वो कोई इंपोर्टेड शोहदा नहीं है, वो तो वहाँ के वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की स्ट्रगल लड़ी और इस हद तक लड़ी। इन सारे मौजूद पर आज हम बात करेंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ हफीजुल्लाह न्याजी साहब मौजूद हैं जी, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, तजियाकार है। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने के लिए। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि दफ्तर खारजा ने कहा है कि जो बात हम कर रहे हैं इंटरनेशनली दुनिया उसे मान भी रही है, उसे बाय भी कर रही है। एक तो जो आपका यूनान है उसने कहा है कि पाकिस्तान जो मांग कर रहा है, स्विट्ज़रलैंड ने भी कहा है जो पाकिस्तान मांग कर रहा है तहकीकात की, और थर्ड पार्टी न्यूट्रल तहकीकात हों तो क्या इसमें हर्ज है। एक्ट ऑफ टेररिज्म जो है आपका वो आप जाफर एक्सप्रेस का भी देख लें और पहलगाम का भी देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, दोनों इवेंट्स को सामने रख लें। क्या टेक है सर इस पे आपका? सर मैं पहले तो जो है ना कसीदा गोई कर लूँ रियासत पाकिस्तान की इस इशू के ऊपर और ख़ुसूसन एस्टैब्लिशमेंट की। हकीकत यह है कि मीडिया की वॉर में इंडिया हमें हमेशा आगे लगा लेता था और इस दफ़ा उन्होंने बड़ा ही एग्रेसिवली किया। अभी भी उसके अंदर कई चीज़ें हैं जिनको हम जो है जो कमी पेशी हैं और सफारती मुहाज पे दूसरों के मुल्कों में जाके लॉबिंग करके या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने वो भी उस तरह नहीं किया जैसे इंडिया कुछ करवा रहा है मुख्तलिफ ममालिक में। लेकिन इस बावजूद ये पाकिस्तान की तारीख में ये पहले भी होते रहे, लेकिन इससे ज़्यादा मौसम अब करें कि अगर कोई कमी कुताही भी है तो बहुत बड़ा कर दिया लेकिन मजीद क्योंकि आपने ये जो आम जंग नहीं है, जैसे आपने देखा होगा कि कल से खबर आई थी कि IMF पहुंच गया, IMF ने आज रिटॉर्ट दे दिया, इसी तरीके से फिर कहा कि FATF में चला जाएगा। हाँ। बाकी ये जो पाकिस्तान ने पहले दिन से उनको ब्लफ कॉल किया और उन्होंने कहा इंटरनेशनल हमें जो जिसको कहना चाहिए कि स्पोर्ट जो है इस तरीके से कि उनको वो चाहता क्या था इंडिया चाहता ये था मेरे एक नज़दीक, मैंने कल अपने कॉलम में इसका जिक्र किया सर, दो चीज़ें चाहता उसके नज़दीक होंगी। एक ये होगी कि जी पूरी दुनिया में जो खुसूस वेस्ट और USA वो पाकिस्तान को इसकी मजम्मत करे। ये इसलिए कि पिछले 35 साल से 1991 से जब कश्मीर की पहली इंतफादा शुरू हुई थी तो जो भी इंडिया झूठ बोलता था, जो ब्लफ करता था, वो मिनो ऑन वो हमारे ऊपर नाफज कर देते थे। कभी पाकिस्तान रोक स्टेट, कभी FATF में, कभी क्या, तो इसे हमारा भरकस निकाल हुआ था। तो चुनाचे इस दफा पहली दफा उसको सपोर्ट नहीं मिली। अच्छा, अब इंटरनेशनल बैलेंस आया। जो वाइस प्रेसिडेंट वैंस है उसने कल एक बड़ी की है, मुझे लफ्ज़ यूज़ करने दें, मेरा ख्याल है कि आप प्लीज़ इसकी इजाज़त देंगे, एक कल बकवास की है। पाकिस्तान को चाहिए कि उसको बड़ा वो जो है ना बी फिटिंग जवाब दे। अभी तक पाकिस्तान ने उसके ऊपर कोई नहीं, उसने एक फिक्रा किया है कि पाकिस्तान अपने इलाके में देखे अगर इस तरह के जो लोग पाएँ उनके खिलाफ कार्रवाई करे, यानी कि वो इनडायरेक्टली विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं। अब वो उसकी बीवी है, मैं आगे जाना नहीं चाहता हूँ, वो एक जो भी है इंडियन इन्फ्लुएंस के अंदर है, ये सारे लोग कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एज सच स्टेट डिपार्टमेंट का एज सच किसी और जगह से कोई और जो है वाइट हाउस का मौक़िफ़ ऑफिशियल ऐसा नहीं आया, बल्कि उन्होंने जो भी किया है पहली दफ़ा अमेरिका ने एक अभी तक एज ए पॉलिसी न्यूट्रल स्टैंस लिया हुआ है। पहलगाम अब हुआ है, मैं जब से ये दोबारा ये हुकूमत आई है और चाइना की जो शुरू हुई है और एक्टिविटी पाकिस्तान के अंदर, हालांकि उन बेचारों ने बड़ी जानों की कुर्बानी दी है पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर, तो मैंने कहा जी अब चाइना जो है ना फिज़िकली जो है इनको यहाँ पे जो लोग चाइना की जो पाकिस्तान के अंदर एक्टिविटी को महदूद करना चाहते हैं, आपका तजर्बे को तो मैंने कहा अब चाइना करेगा, तो मैं उसमें एक फिक्र ऐड कर दूँ ताकि आपका पहला सवाल मुकम्मल हो जाए। प्लीज। उसमें यह कि तो एग्जैक्टली मुझे पता था कि जैसे चाइना ने कहा कि जी हम पाकिस्तान की एक छोटा स्टेटमेंट वाइस प्रेसिडेंट का देना, 27 अप्रैल को सर स्टेटमेंट आया, देखिए कुछ घंटे बाद पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी 22 और 27 5 दिन और बाद सिक्योरिटी का जो है ना, और डॉक्टर साहब को फ़ोन करके कहा हम पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। ये मेरे लिए यकीन, मुझे आराम से मैं
सुकून की नींद सोया कि अब जो जंग है वो इंडिया को अगर विड्रॉ करना पड़ेगा, कोई जारियत भी नहीं कर सकता। मिस एडवेंचर किया तो चाइना के साथ भी करना पड़ेगा। तो देखिए हमारे साथ उसका जो रिलेशन तो यूनान वगैरह के सारे वी आर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वी आर विनर ऑल द वे। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि ऐसी वजह क्या बनी कि चाइना तो बहुत करीबी दोस्त है, इसके बावजूद भी चाइना खुल के हमायत में आता है, भले 2018 से ऑनवर्ड उसके साथ क्या सलूक हुआ, नंबर एक। नंबर दो, इंटरनेशनल दुनिया में खास तौर पर अमेरिका भी जिस बैलेंस और तवाजुन का मुजाहरा करता है इस दफा, और उनका कोई नैरेटिव वो खरीदने को तैयार नहीं, इसकी वजह आप क्या देखते हैं, बुनियादी क्या वजह देखते हैं? मेरा ख्याल है कि चाइना किसी मौके पे भी उसने कोताही नहीं दिखाई। आज से 50 साल पहले 1970 की जंग को 1971 की दिसंबर की जंग को देख लें, किसी मौके पे 1965 में भी। हाँ, लेकिन देखो उस वक्त चाइना, अब खुद अंदाजा लगाएं कि आज के चाइना उस वक्त चाइना में जमीन आसमान का फर्क था। मतलब क्या चाइना होगा, मतलब अब चाइना फिर उसके बाद 1991 में अमेरिका जब सुपर पावर बन के आया तो चाइना और उसकी लिमिटेशन हो गई, क्योंकि रशिया जो है, रूस जो है, वो सोवियत यूनियन जो है वो टूट फूट का शिकार हो गया। तो ये बात जो 2000 शी जिनपिंग के आने के बाद, लेकिन उससे पहले चाइना ने बहुत कुछ कर लिया था और सब चीज़ सामने आ रहा था। शी जिनपिंग आने के बाद मेरा ख्याल है कि 2013-14 में बिल्कुल राइटिंग वाज ऑन द वॉल कि चाइना जो है अंडरमाइन करेगा यूएसए को, बहस शुरू हो जाएगी कि आया चाइना टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, इकोनॉमी में कंपैरिजन शुरू हो जाएगा। हालांकि इसको सारे लोग इसको जो है ना इसे तो सरफ नज़र कर रहे थे, अब शुरू हो गया। तो चाइना जो है इस वक्त इस इतनी पोजीशन में आ गई है, और जब उन्हें 2014-15 साउथ चाइना सी में अमेरिका को वहाँ पे जाकर जजीरे कब्जा किए और फिलिपाइन तक पहुँच गया, वियतनाम तक पहुँच गया, जापान तक पहुँच गया, वहाँ पे अपने उन्होंने न्यूक्लियर बेसेस बना दिए। ताइवान को उन्होंने, ये बड़े कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, हमारे टाइम नहीं होता, टीवी का नहीं है, ये तो पूरी डिस्कशन है। ताइवान को उन्होंने घेरे में लिए हुए है। उसके बाद सारे अभी चंद महीने हुए, 2-3 महीने हुए, रूस के साथ मिलके, ईरान के साथ मिलके यहीं पे हमें खलीज फारस में नेवल एक्सरसाइज करके किया। अच्छा सर, लालू प्रसाद यादव जो हैं उनकी पार्टी जो है वो, उसने तो बड़ा आड़े हाथों लिया है। वो आरजेडी जो है वो कहती है कि आप 48 घंटे नहीं हुए और आप एक तरफ जो है वो मातम कर रहे हैं, और जो उन्होंने उधर बैनर्स अवेजा किए, उन बैनर्स पे बड़ा वाज़ेह उन्होंने लिखा कि एक तरफ मातम मना रहा है, दूसरी तरफ रैली, जनता सब याद रखेगी, ये उन्होंने लिख के लगाया। वो सर से ले गई उनको इस सारे मामले में कि आप वोट मांगने आ गए और आपका स्टंट चल रहा था वोट मांगने के लिए। मेरे नज़दीक तो गांधी, नेहरू, मोदी, हर वक्त में इनके अंदर कोई फर्क नहीं सारों में। पहली बात ये आरएसएस थी या कांग्रेस की क़यादत थी 40s की 50s की, आखिर कायदे आज़म तो आरएसएस की बात नहीं कर रहा था, वो तो कांग्रेस क़यादत की बात कर रहा था कि यार ये, और जो हमारे सिपा सलार साहब ने दोहराया था कायदाम के वर्ड के, जी वो उन्होंने ये बात हमें बताए गए थे कि ये लोग नाकाबिल एतबार है। तो मोदी साहब जो है ना, उन्होंने ये गले उनको पढ़ने के है। दूसरी बात यह कि बिहार एक बड़ी, यूपी और बिहार 2 इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं जहाँ मुसलमानों का वोट मैटर भी करता है, और हर कांग्रेस हो या कौन सी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हो, इन दोनों के अंदर वो इनको कैप्चर करना जो है वो समझे कि वो हिंदुस्तान पे या भारत पे रूल करता है। चुनाचे बिहार का इलेक्शन था, अब बिहार के अंदर कांग्रेस इनको बड़े अरसे में फुटहोल्ड मिला। अब मुसलमानों का वोट जो है वहाँ पे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनको डराने के लिए, वहाँ देखा ना कितने गंदे काम कर रहे हैं, मुसलमानों को डराना धमकाना, ये वो उनकी हर तरीके से कोर्सिव जो एक्टिविटीज शुरू है। ठीक, तो वहाँ पे जाके इन्होंने जाके सीधा हमला किया, कतई नज़र के 10 मिनट में FIR वाले एक मजाक खेल प्रोग्राम है, पुलिस कई घंटों बाद मिली पहुंची और वो 10 मिनट के अंदर FIR भी कट गई, पाकिस्तान को मुरीद इल्ज़ाम भी ठहरा दिया गया, और अगले दिन बाहर में बैठ के तकरीर फरमा रहे हैं। अच्छा सर, आखिरी बात जो मुझे पूछनी, इस सारे मामले में जो कश्मीर कॉज है और वहाँ जो लोगों पर रियासती जबर का वो निशाना बन रहे हैं, वहाँ उनकी नस्ल कुशी से लेकर अब आप ये देखिए कि अप्रैल में 9 कश्मीरियों को जाली पुलिस मुकाबलों में कत्ल कर दिया गया, शहीद यानी किया गया। एक माह के दौरान 36 मकान जो हैं उन्हें तबाह किया गया और 2480 लोग गिरफ्तार हैं।
और वहाँ की जो सर फ्रीडम मूवमेंट है वो कहती कि हम तो निहत्तों को मारते नहीं है, हमारा तो अफगानी जो है वो कॉस्मेटिक तो नहीं थे वहाँ के, इतना बड़ा शहीद है उस खित्ते का, तो वो तो वहाँ की जेन्युइन एक ब्रीड है ना, जो जिसने शहादत के दर्जे पे फायज हुई और लोग जो है एक नई डगर पे नए उसने जहतें मुतारफ करवाई। उन कश्मीरियों के कॉज को जहां उन्हें विक्टिम किया जा रहा है, उन्हें ब्लेमिंग की जा रही है, एक तो पहलगाम में अटैक होता है वो फॉल्स फ्लैग है, और दूसरा उन्हें आप निशाना बनाते हैं, तो इसका क्या करें, इस कॉज का? देखिए जी, अब आपने उधर से गज़ा में या फ़लस्तीनियों पे देख लें, इधर से जो कश्मीरियों के साथ हो रहा है, गज़ा का जो कुछ है वो हमारे जो इर्द गिर्द के अरब ममालिक हैं तो वो कहते हैं जुर्म ज़ईफ़ी की सा मर्ग मफाज। पाकिस्तान जो है ना, हमने अपने मुल्क को अगर संभाल लिया होता है ना, और हमारा मुल्क इस, अब देखें कि 70-80 साल के अंदर हमने इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया, इसके बावजूद आप ये देख लें कि आज हमने अब्दाली फायर किया है। मुझे तो नाम पसंद आ गए, अब्दाली, गौरी, गजनी, मतलब कि जो नहीं, वो ये नाम बड़े सिंबॉलिक है कि अहमद शाह अब्दाली को भी हम जानते हैं और जो है गजनी को भी जानते हैं, और ये सारे तो ये सिंबॉलिक नाम है, ये बड़े जो है। तो क्राइसिस ये जी कि इस वक्त हमारी पाकिस्तान जो है ना, हम इसी को ही बहुत बड़ी चीज़ समझ रहे हैं कि इंडिया को के साथ हमारा कंपैरिजन हो गया, इंडिया को हमने नीचा दिखा दिया है। लेकिन कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसका कोई हमारे पास हल नहीं है, तोड़ नहीं है। लेकिन मेरी बात है, मेरे के कश्मीरियों के को जो 31-32 की जो मूवमेंट थी, खसूसन 32-33 की 1900 की, उससे लेके और आज तक ये बेशुमार दफ़ा इन बेचारों के ऊपर जो है ना एक जिसको कहना चाहिए कि क़यामत सुगरा और एक मुसीबतों के पहाड़ नाज़िल कर दिए। तो ये अब अंदर उनके अंदर जो नफ़रत है कि इस वक्त कल भी बहुत सारे जो इंटरनेशनल चैनल्स के मैं देख रहा था, खसूसन अल जज़ीरा का और एक दो और का, वो कहते थे एक बंदा नहीं है जो कि इंडिया से भरपूर नफ़रत ना करे अंदर से। बहुत शुक्रिया। हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, और बड़ी तफसील से बता रहे थे। एक तो उन्होंने बताया कि चाइना जो है वो खुलकर पाकिस्तान के साथ आज नहीं खड़ा हुआ, वो हमेशा से खड़ा था, वो 65 हो, वो 71 हो, जब जब भी पाकिस्तान किसी मुश्किल या कठिन लम्हे में गया है तो चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था। एक तो सबसे अहम तरीन बात। दूसरा, इंटरनेशनल नैरेटिव जो है वो इंडिया का जब नहीं बिका तो फिर चूँकि कोई बेस नहीं थी उसकी, और दुनिया भर को पता है कि यहाँ फाइनेंसिंग टेररिज्म के नाम पर इंडिया क्या गुल खिला रहा है, तो ये वो सारे मामला थे। लेकिन जो अहम तरीन बात थी वो वही थी कि कश्मीरी जो अवाम पिस रहे हैं वहाँ, और जिस जुल्म का वो निशाना बन रहे हैं, उसका क्या किया जाए और उसे कैसे बेहतर किया जा सकता है। वहाँ कोई भी राइट उन्हें अवेलेबल नहीं है, हर तरह के राइट्स जो हैं वो उनके गज़ब कर लिए गए हैं, और सिविल सोसाइटी वहाँ नहीं है, जर्नलिज्म वहाँ नहीं है, आप जर्नलिज्म वहाँ कर ही नहीं सकते। तो ये वो सारे मसाइल हैं। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे, हमारे साथ रहिए। बहुत शुक्रिया अफनान साहब। मैं सेनेटर साहब आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि एक तो इंटरनेशनल दुनिया जो है उसने भी पाकिस्तान की इस बात की हिमायत की है, वो स्विट्ज़रलैंड हो, आपका यूनान हो, दीगर ममालिक हो, और पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने भी जहाँ जहाँ भी राब्ते किए हैं, रिसेंट भी सऊदी अरेबिया और दीगर सारे ममालिक के साथ उन्होंने कहा है कि भाई इन्वेस्टिगेशन जो है वो सबसे बेहतरीन हाल है, आप करवा लीजिए, तेज़गाम का भी आप इन्वेस्टिगेट करवा लीजिए, पहलगाम का भी इन्वेस्टिगेट हो जाए तो मामला सेटल हो जाए। और यूनान ने, स्विट्ज़रलैंड ने तो इस बात की तईद की है और कहा है कि बिल्कुल पाकिस्तान का बयानिया जो है वो एग्जैक्टली ठीक है। इंटरनेशनल दुनिया में भी पाकिस्तान का बयानिया जो है उसे पजीराई भी मिल रही है, और दूसरा इन सारे मामलों के अंदर मोदी सरकार आपको बैकफुट पे जाती भी दिखाई देती है। रियासती सतह पर, हुकूमत की सतह पर क्या अंडरस्टैंडिंग है सारे इन सारे मामलों को लेकर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये सिफारती लेवल पे भी और अस्करी लेवल पे पसपाई का शिकार है मोदी, और इसने अपनी जो डिप्टी वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ है उसको भी फारिग कर दिया है, और उससे पहले नॉर्दर्न कमांड का जो हेड था जनरल उसको भी फारिग किया है, जिससे वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि जो इनके ऑब्जेक्टिव ये अचीव करना चाह रहे थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो ये पूरे नहीं कर सके। इसलिए ये 2 सीनियर ऑफिसर्स को इन्होंने अपनी नौकरियों से उनको हटा दिया। फिर जहाँ तक आपने बात की तफ्तीश की, तो देखें बात ये है कि बिल्कुल पहलगाम की तफ्तीश होनी चाहिए और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, मगर इसके साथ साथ जो है वो जाफ़र एक्सप्रेस की भी तफ्तीश होनी चाहिए,
जो पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण यादव क्या कर रहा था इसके ऊपर तफ्तीश होनी चाहिए। इसके अलावा जो जो टीटीपी की फाइनेंसिंग है और जो सारे मामलात हैं उनकी भी तफ्तीश होनी चाहिए। और ये बात दुनिया के सामने एक दफ़ा वंस एंड फॉर ऑल आनी चाहिए कि स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म इस खत्ते के अंदर सबसे बड़ा हिंदुस्तान खुद है। और उसका जो सब इस स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का जो 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 मेन जो कल्प्रेट है, जो ये चलाता है इस सारी की सारे ये जो क्रिमिनल एंटरप्राइज है, उसको उसका नाम मोदी है। क्योंकि इसको आपने 2200 मुसलमानों को कत्लेआम करने, जेनोसाइड करने पे इसको कुछ नहीं कहा गया, तो इसको शय मिली। ये शय मिलते मिलते इसने ये यहाँ तक मामलात को ले आया पूरे खित्ते के। तो अगर इसको नहीं रोकेंगे तो यहाँ पे और मजीद आग लगेगी। इसलिए हमारा इसके ऊपर बड़ा क्लियर स्टांस है कि हम बिल्कुल जो है वो तैयार है तमाम किस्म की इन्वेस्टिगेशन से, मगर ये इन्वेस्टिगेशन जो है भारत की भी होनी चाहिए कि ये पाकिस्तान के अंदर क्यों धमाके कराता है। फिर देखें एक और बात, ये जो हमने अभी रेजोल्यूट स्टैंड लिया है हमारी हुकूमत ने, अवाम ने, अफवाज ने, उसका फ़ायदा ये हुआ है कि देखें हम वी आर इन अ पोजीशन नाउ कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म साउथ एशिया के अंदर कि न्यू नॉर्म क्या होगा। ये जो पहले चल रहा था ना सिलसिला, ये जो बड़ी इंडियंस ने पाकिस्तान में बहुत धमाके कराए और बड़े, ये अब सिलसिला नहीं चल सकता। ये अब ख़त्म होगी कहानी। ये अब ये किस्सा अब ख़त्म हो चुका है। ये पूरी दुनिया को अब पता चल गया है कि ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, ये हिंदुस्तानी। और ये अब पाकिस्तान जो है वो माजी के जो मामला जैसे चलाए जा रहे थे वो अब एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर हिंदुस्तान इस खत्ते में अमन चाहता है तो उसको ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से पीछे हटना पड़ेगा। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठते हैं तो पहले फ़कत कश्मीर डिस्कस होता था, अब ये नहीं होगा। हालांकि शर्मुल शेख की एक तारीख मौजूद है जिसमें 2009 में पाकिस्तान ने जो है वो बलूचिस्तान का जिक्र आ गया था, और बलूचिस्तान में जो स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है इंडिया की तरफ से उसका जिक्र आ गया था, और वो सारी दुनिया में तहलका मच गया था इस बात को लेकर। वो तो चलें अपनी जगह। आप अब कहते हैं कि जो पूरी ट्रेल है सारी डोजियर्स समेत, शाहिद समेत, इन शाहिद पर अब बात होगी, इन मुद्दों पे बात होगी कि आप हमारे यहाँ दरअंदाजी बंद कीजिए, आपका जो टीटीपी के साथ भी गठजोड़ है उससे भी पीछे हटिए, और बलूचिस्तान में भी जो आपके फिंगरप्रिंट्स भी हैं सारी दहशतगर्दी को लेकर, उनसे भी आप पीछे हटिए। बेसिकली आप कह रहे हैं कि रियासती सतह पर, हुकूमत की सतह पर ये सारे इकदाम इंटरनेशनली उठाए जाएंगे। बिल्कुल जी, हम ये देखें, ये कोई तरीका नहीं है कि ये हमारे मुल्क के अंदर जो धमाके कराएं, उसकी फिर पूरी की पूरी मीडिया कैंपेनें चलाएं, उन लोगों को जो है वो सोशल मीडिया पे सपोर्ट करें, उनको फाइनेंस करें, उनको इनके देखें ना, जो DGISPR ने ब्रीफिंग दी उसके अंदर कितना क्लियरली दिखाया सारा एविडेंस कि ये लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कराने के पीछे। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है, वरना सूनर और लेटर पाकिस्तान की तरफ से बड़ा खौफनाक एक रिएक्शन हिंदुस्तान के लिए आ जाएगा और फिर इनके लिए प्रॉब्लम होगी। इसलिए बेहतर यही है कि ये यहाँ पे रुक जाएं, और ये इस तरह नहीं हो सकता कि आप हमारे मुल्क के अंदर धमाके कराएं और आप यहाँ पे जो है वो लाशें करें और आप जो है वो आराम से बैठ जाएं। ऐसे नहीं होगा। अगर आप आग लगाएंगे तो फिर आग आपके घरों में भी आएगी। असल मुद्दा है वो तो वहाँ की कश्मीरियों के मसाइल हैं, वहाँ जो रियासती जबर वो सह रहे हैं। 2019 के बाद जो रियासत का दर्जा उनका मनसूख हो गया है, और वहाँ तो मोदी सरकार ने ब्लफ खेला अपने लोगों के साथ, अपनी जनता के साथ कि भाई यहाँ तो दूध और शहद की नहरें हम बहाने जा रहे हैं और वहाँ बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। लोगों को उकसाया गया कि आप वहाँ जाके जायदादें खरीदिए, आप वहाँ शादियाँ कीजिए, और एक मैनेज तरीके से वहाँ नस्लकुशी का सिलसिला जारी था। दूसरा, वहाँ के लोगों को जो है वो यरगमाल बनाया जाता है, उठाया जाता है, रियासती जबर का वो निशाना बनते हैं और उन्हें शहीद कर दिया जाता है। अब मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस सारे सिलसिले में कश्मीरी जो पिस रहे हैं वहाँ पहलगाम के बाद, उन्हीं को कहा जा रहा है, उन्हीं से पूछा जा रहा है, उन्हीं पे जबर किया जा रहा है। 9 कश्मीरी अब तक शहीद हो चुके हैं, और एक माह के अंदर 36 जो रायशी मकानात हैं वो तबाह किए जा चुके हैं। 2480 लोग जो हैं, जो शहरी हैं, निहत्ते शहरी कश्मीर के, उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। तो इन सारे मामलात में गवर्नमेंट जो है हमारे एंड पे क्या उस पर किया जा सकता है, इंटरनेशनल दुनिया को क्या बताया जा सकता है? क्योंकि बुरहान वानी तो कहीं से इंपोर्ट होके कश्मीर में नहीं आए थे, एक बहुत बड़े शहीद और एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर के तौर पर उभरे थे। किसके नतीजे में? रियासती जबर के नतीजे में। और वहाँ की जितनी भी फोर्सेस हैं जो देखती हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, वो कहती हैं कि हम तो निहत्तों को मारते नहीं हैं, ना पहलगाम हम कर सकते हैं। इन सारे मामले जो कश्मीरी पिस रहा है सर, इस पर क्या टेक है?
देखिए, कश्मीर के अंदर जो है वो हिंदुस्तान ने पिछली 3 दहाइयों में 80,000 से ज़्यादा लोगों की जो है वो शहादतें हुई हैं। वहाँ पे जो उनका आर्टिकल 370 है उसको रिवोक किया गया है। जी। वहाँ पे इन्होंने, हालाँकि ये बात एग्रीमेंट था कि वहाँ पे बाहर के लोग आके प्रॉपर्टीज़ नहीं ले सकते, इसके बावजूद इन्होंने मोदी सरकार ने इनकी जो डेमोग्राफिक्स हैं जी। कश्मीर की, उनको तब्दील करने की कोशिश की गई है। और वहाँ पे जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है कश्मीरियों की, चाहे वो कोई फ्रंट हो या कोई लश्कर हो, वो सारी उनकी होम ग्रोन है। उसको जब वहाँ पे ज़ुल्म और सितम होगा, जब आप वहाँ पे उनके लोगों के हकूक़ मारेंगे, जब आप लोगों पे ज़ुल्म करेंगे, तो फिर वहाँ पे रिएक्शन तो आएगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि रिएक्शन ना आए, और वो बिल्कुल जायज़ रिएक्शन है। क्यों जो है हिंदुस्तान प्लेबिसाइड नहीं कराता कश्मीर के अंदर? वहाँ के लोगों का ये हक है कि वो खुद डिसाइड करें कि उन्होंने क्या करना है अपने खित्ते के साथ। ये किसी का राइट तो नहीं है ना, ये तो ज़बरदस्ती तौर पे कब्ज़ा ग्रुप जो है उधर बैठा हुआ है और ये चाहते हैं कि ये वहाँ पे इनको दबाएँ, तो ये नहीं हो सकता। हम पाकिस्तान का बच्चा-बच्चा अपने कश्मीरी बहनों और भाइयों के साथ खड़ा हुआ है। हमने हम हमें जितनी मर्ज़ी जंगें लड़नी पड़े, जितनी मर्ज़ी कुर्बानियाँ देनी पड़े, हम कश्मीर की स्ट्रगल को कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। वो हमारे दिलों के बहुत ज़्यादा करीब है और हम हर किस्म की सपोर्ट अपने कश्मीरी बहन भाइयों की करेंगे, और माज़ी में भी किया और आइंदा भी करती रहेंगे, और इसको हर इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर इस मामले को उठाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। जो अहम तरीन बात उन्होंने कहा कि रियासत जो है, हुकूमत जो है, वो उसका दिल जो है वो कश्मीरियों के साथ धड़क रहा है। आप फ्यू मिनट्स में एफआईआर लॉन्च कर दें, वहाँ जागनसाई करवाएं, मजाक बनवाएं। पहलगाम में जितने लोग कत्ल किए गए वो नाहक कत्ल था। पाकिस्तान का पहले लम्हे से यही पॉलिसी है, यही स्टेटमेंट है, और इसमें कोई राय भी दूसरी नहीं है कि पाकिस्तान जो है दुनिया भर में जहाँ भी टेररिज्म हो रहा है, पाकिस्तान जो है क्योंकि खुद विक्टिम है, तो पाकिस्तान से बेहतर कौन समझ सकता है कि इसका दुख क्या है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ के जो कश्मीरी निहत्ते हैं उन्हें आप रियासती जबर का निशाना बनाएं, उनके आप घर जो हैं उन्हें तबाह कर दें। वहाँ ख़वातीन के साथ जो जुल्म ज़्यादतियाँ करते हैं वो अनाउंसमेंट भी नहीं हम स्क्रीन पे कर सकते, जो सेंसिटिव वहाँ के मामलात हैं। तो सिलसिला सिंपल यही नहीं है, बात पहलगाम की है, लेकिन रियल वाक़या और रियल मुद्दा तो ये है कि कश्मीरी जो हैं, जो पिस रहे हैं साला साल से, उनकी स्ट्रगल, उनके मामलात, और अब वो जो जितनी शिद्दत रियासती जबर में वहाँ आई है, उसको टैकल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या हो सकता है। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे, मज़ीद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। बहुत शुक्रिया। शाहिद मलिक साहब जी, इंडिया में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर, बड़े रेलिवेंट इस वक्त। मुझे बताइए मलिक साहब, मैं जानना सर ये चाह रहा हूँ, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने के लिए, कि इंडिया की पॉलिसीज़, उन पॉलिसीज़ से फिर पीछे हटना, फिर अपने ही फ़ौज के जनरल्स को कहना कि आप देख लीजिए क्या करना है, फिर बिहार में जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है वो कहे कि आप 36 घंटे बाद तो बिहार में वोट मांगने आ गए थे, और वो वॉल चॉकिंग कर दे और वहाँ पोस्टर्स लगा दे कि जनता सब जानती है, इस तरह की बातें। एग्जैक्टली इंडिया और ख़ास तौर पर मोदी सरकार सोच क्या रही है? जी, वहाँ पे आपको पता है मैसिव कंफ्यूजन है मोदी सरकार की। कभी किसी को कहते हैं, कभी अपनी अफवाज को कहते हैं कि फैसला आप लोगों ने करना है। फिर वो अपनी एक उन्होंने बना दी है एक नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को तश्कील कर दी है, दोबारा उनको टास्क दे दी है। फिर कैबिनेट की उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, तो वहाँ पे वो कंफ्यूजन का शिकार हैं। अभी वो इस नतीजे पे पहुंचे नहीं। सबसे बड़ी बात है सर, जो पूरी दुनिया उनको कह रही है कि आपको पाकिस्तान ने कहा है कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करवा दीजिए आप, वो उस पर तैयार नहीं हो रहे। अब वो हीले बहाने इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो वहां पे अब ये पिछले मेरे ख्याल में उनको लेने के देने पड़ गए, ये जो उन्होंने एक शोशा छोड़ा था। और मेरे ख्याल में अभी वहां पे कोई सिमत उन्होंने तयन नहीं की है कि किस तरफ पाकिस्तान के साथ उन्होंने आगे चलना है। तो वो क्योंकि उसकी वजह भी ये है कि उनको जो बाकी ममालिक हैं उनकी तरफ से भी वो सपोर्ट नहीं मिली जिसके वो ख्वाहां थे। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली आप क्या समझते हैं, क्या वजह है
कि अब एक तो वो जारियत से रुका रहा, पहले तो उसने, आपको याद होगा कि जारियत भी की, कौवा भी यहाँ मार गिराया, एक दरख्त भी गिरा दिया, फिर अपने तैयारे तबाह करवाए, अपना पायलट हमारे इधर गिर गया आके, उसे फिर वापस हमने किया। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या वो मामलात हैं जो आप इशारा भी जिनका दे रहे हैं कि वो ये सारी जारियत से भी रुका हुआ है और उसे कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा। देखिए, एक एक पैटर्न मिलता है हमें, अगर आप देखें ना मोदी सरकार के होते वक्त, खास तौर पे सर सितंबर 2016, तकरीबन 9 साल हुए, उरी का जो वाकया हुआ था, जी उसके बाद आपको याद है उसने मोदी ने एक बयान दिया था, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। जी यानी जी उनकी जो सोच है, उनके दिमाग में उस वक्त ये था कि मैं आपके इसको तर्जुमा कर दूं, सिंपल जो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। उनका इशारा था सिंतास मुआहिदे की तरफ उस वक्त 2016, जी आज से 9 साल पहले। उसके बाद फिर आप देख लीजिए कि 2016 के बाद फिर ये एक 2019 में फरवरी में पुलवामा का जो इंसिडेंट हुआ था, जी जिसका आपने इशारा किया कि उन्होंने फिर वहां पे बालाकोट में अपना जहाज भेजा। लेकिन मेरे नजदीक पुलवामा इंसिडेंट जो था 2019 में, उस वक्त उन्होंने 2019 अगस्त में आर्टिकल 370 जो है जी कश्मीर के हवाले से, उसको उन्होंने, उसका इतलाक जो है वो खत्म कर दिया, जिसकी वजह से मकबूजा कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई। तो वो भी एक पैटर्न आपको नजर आता है कि कोई ना कोई इंसिडेंट करवा के, खुद मैन्युफैक्चर करके इंसिडेंट, पहले से उन्होंने सोचा होता है कि अब हमने आगे पाकिस्तान के साथ इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। अब आप आ जाइए अभी 2025, एक 9-10 दिन पहले का जो वाकया है पहलगाम का, जी इसमें 2 चीजें मेरे नजदीक हैं पहलगाम के वाकये के साथ साथ। एक तो इंडस वाटर ट्रीटी उन्होंने सस्पेंड कर दी फौरन। जी दूसरे दूसरे जो मैं समझता हूँ एक और अहम चीज जो उनके जहनों में थी, जो उन्होंने अभी वो लेके आए हैं, हमारा आजकल रिव्यू चल रहा है आईएमएफ के साथ, जी एग्जैक्टली ठीक है ना जी। जी और अभी उन्होंने 2 दिन पहले आईएमएफ को, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, एक रॉयटर की मैं रिपोर्ट पढ़ा था, आईएमएफ को अप्रोच किया है ये इसी इंसिडेंट के बाद, पहलगाम के इंसिडेंट के बाद, कि पाकिस्तान के साथ आप वो कोऑपरेशन ना करें जो वो चाह रहे हैं आईएमएफ के साथ। तो ये देखिए ना, ये एक पैटर्न आपको नजर आ गया कि कोई पाकिस्तान की चीज अच्छी होने लगती है तो वो कुछ ना कुछ बीच में से करवा देते हैं। अच्छा, मैं सर जानना ये चाह रहा हूं कि इन सारे मामलात में जो कश्मीरी स्ट्रगल है, और ख़ास तौर पर इन दिनों जो रियासती जबर का वो फेस कर रहे हैं कश्मीरीज, और उन्हें दिल्ली से पकड़ के, बॉम्बे से पकड़ के, अलीगढ़ से पकड़ के, हर स्टेट से पकड़ पकड़ के उन्हें शहीद भी किया जाता है, उन्हें जेलों में डाल दिया जाता है इन सारे मामलों में, कि उनके अपने जो रा के साबिक सरबराह हैं उन्होंने भी इस पे बात की कि ये खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। मैं इस पे चाह रहा हूं कि इस पे क्या आपका टेक है, और पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को जो कश्मीर की जदोजहद है, ख़ासतौर पर उनकी जो फाइट है साल से, और जो जो सारी की सारी खून से रंगी हुई है, उस पे क्या आपका टेक है सर, क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए ना, उस पे तो हिंदुस्तान ने जो मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म और सितम पिछले 75-78 सालों से हो रहा है, वो सबके सामने है। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा, बल्कि जो एक इंडिपेंडेंट इदारे हैं जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से चीज़ों को देखते हैं, जी उन्होंने भी ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट की हुई। अगर ये हिंदुस्तान ये लोगों को, दुनिया को बताने की कोशिश करे, और जिसकी वजह यही थी जो भी हुआ है पहलगाम में, कि ये शो कर रहे थे कि कश्मीर में नॉर्मल सी आ गई है, वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, वहां सब कुछ ठीक ठाक है, और दूध की नहरें बहना शुरू हो गई हैं, वगैरह वगैरह। तो अगर वो सब कुछ था तो इतनी बड़ी फौज जो है हिंदुस्तान की, इतनी बड़ी फौज वो मकबूजा कश्मीर में रखने की क्या जरूरत है? चप्पे चप्पे पे आपने फौज खड़ी की हुई है। ठीक। जुमे के दिन मुसलमानों को मसाजिद जाने के लिए, जुमे की नमाज की इजाजत नहीं दी जाती। तो इसका मतलब है कि नॉर्मलसी तो नहीं है वहां पे। ये जरूर मैं कहूंगा कि अक़वाम मुत्तहिदा में इस सब हिंदुस्तान की कोशिश के बावजूद, जो यूएन में हमारा जो कश्मीर का जो
केस है वो अभी भी एजेंडा आइटम है यूनाइटेड नेशंस पे, वहां पे खत्म नहीं हुआ है। ठीक। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑन एवरी फ्रंट पाकिस्तान का जो मौकफ है वो सही है, उसमें वजन है। हमें चाहिए कि उसको परसू करते रहें, उसमें हमें लचक नहीं दिखानी चाहिए। बहुत शुक्रिया। बात वहीं की वहीं है कि वहां के कश्मीरी जो लोग हैं 5,000 लोग उठाए जा चुके हैं, रियासती जबर का निशाना है। रहा कि अपने जो वहां के साबिक सरबराह हैं वो कह रहे हैं कि आपको ये खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान का दफ्तर खारजा कहता है कि पहलगाम और इस तरह के वाकयात आप पाकिस्तान पर डालने की कोशिश ना करें, वो मामला को ठीक करें, सेटल करें जो आप साल से आगे आगे भाग रहे हैं। और आपसे जब भी सवाल किया जाता है आप ना मुज़ाकरात की टेबल पे बैठते हैं ना उस मसले को हल करते हैं, बल्कि दुनिया पूरी को बताते हैं कि कश्मीर में तो अब सब मामला ठीक है। 370 मुअत्तल करने के बाद, 35 से कश्मीरियों की शनाख्त मुअत्तल करने के बाद वहाँ सब बेहतर है, ताकि कल कलां को अगर रेफरेंडम भी हो तो बताया जा सके कि देखिए जी यहाँ तो कश्मीरी जो है अक्सरियत में मौजूद ही नहीं है, और ये जितने भी लोग अक्सरियत में मौजूद हैं ये खुदा ना खास्ता इंडिया के साथ रहना पसंद करेंगे। तो इस तरह के डिज़ाइन इंटरनेशनल दुनिया जो है वो भी देख रही है। पाकिस्तान भी इस पर नजर रखे हुए है। फात शहबाज खान को इजाजत दीजिए।